अच्छा, आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा क्लास 12 का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली इसमें तुम्हें क्या सिखाया जाता है कि कैश का फ्लो हमारा कैसा है, कितने पैसे पूरे साल में फर्म में आए, कितने पैसे का इनफ्लो हुआ, कितने पैसे का आउटफ्लो हुआ। तो उसकी एक स्टेटमेंट बनती है जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारी कंपनी में सपोज करो 1 लाख कैश था और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा जो कैश है वो 1,50,000 हो गया। ये हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में शो हो जाएगा कि कैश हमारा 1 लाख से 1,50,000 हो गया, 50,000 हमारा इंक्रीज हो रहा है। इस 50,000 के पीछे क्या रीजंस है, कहां से पैसा आया, कहां पे पैसा गया, उसकी हमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है। तो एक कंपनी में कहीं से भी जो पैसा आता है या जाता है उसके 3 सोर्स होते हैं। या तो वो बिजनेस की वजह से आ सकता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग, या वो एसेट खरीदने बेचने से आ सकता है या जा सकता है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग, और एक जो लोग हमें पैसा देंगे, हमने शेयर इशू करे पैसे आ गए, हमने डिबेंचर इशू करे पैसे आ गए, हम उनको वापस कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग। तो किसी भी कंपनी में 3 ही सोर्स से या तो पैसा आएगा या जाएगा, ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से। तुम रेंट पे कर रहे हो, इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग। एक भी अगर फर्म में रुपए आ रहे हैं या जा रहे हैं तो इन 3 के अलावा कभी किसी और का पार्ट होता ही नहीं है। या तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, या वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, या वो फिर फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। तो अगर तुमने रेंट पे करा, तुमने सैलरी पे करी, तुम्हें डेटर्स पैसा दे रहे हैं, तुम क्रेडिटर्स को पैसा पे कर रहे हो, तुमने कैश में सेल्स करी पैसा आएगा, तुमने कैश में परचेज कर रहे हो पैसा जा रहा है, तो जो भी बिजनेस की एक्टिविटी की वजह से पैसा आएगा या जाएगा वो ऑपरेटिंग है। जब तुम कोई एसेट परचेज करते हो, कोई एसेट बेचते हो, तुमने लैंड परचेज किया, तुमने लैंड सेल कर दिया पुराना, तुमने फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, पुरानी मशीनरी बेच दी, तो इनसे जो पैसा आएगा जाएगा वो है इन्वेस्टिंग। और जब तुम लोगों से पैसे लेते हो शेयर्स के, डिबेंचर्स के, या उनको वापस कर देते हो, लोन ले रहे हो, लोन वापस कर रहे हो, वो किसका है? फाइनेंसिंग का। तो अगर 1 रुपए का भी कोई भी फ्लो होगा हमारी फर्म में तो वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में आएगा, या तो ऑपरेटिंग में, या इन्वेस्टिंग में, या फाइनेंसिंग में। तो कभी कभी तुम्हें 1 मार्कर्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं थियोरेटिकली कि इश्यू ऑफ शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी। तो इश्यू ऑफ शेयर्स किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। तुम्हें बोलेंगे सेल ऑफ लैंड किसका पार्ट है? तो इन्वेस्टिंग का। तुम्हें बोलेंगे अगर हम लोगों ने रेंट पे करा, सैलरी पे करी, ये किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग का। तो जिसमें भी तुम्हें साउंड करेगा कुछ पैसा आ रहा है या जा रहा है ना, वो तीनों में से एक का पार्ट हो सकता है, या तो ऑपरेटिंग का, या इन्वेस्टिंग का, या फाइनेंसिंग का। तो हमें इनका टोटल करके ये प्रूव करना है कि जो हमारा कैश 50,000 इंक्रीज हुआ है उसमें कितना ऑपरेटिंग का रोल है, कितना इन्वेस्टिंग का रोल है, कितना फाइनेंसिंग का रोल है। इन तीनों का जब सम करोगे तो तुम्हारा कैश के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अगर मेरा कैश 50,000 इंक्रीज हो रहा है तो वो इन तीनों की वजह से ही होगा। तो हम एक एक करके फॉर्मेट की बात करेंगे कि ऑपरेटिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन्वेस्टिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर कि कैश फ्लो का क्या फॉर्मेट होता है। अब हम उस फॉर्मेट के ऊपर आएंगे कि कैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को एक फॉर्मेट में शो किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग की। अब ऑपरेटिंग पे आने से पहले हम पहले इसकी थोड़ा बेसिक के बारे में सीखते हैं कि कंपनी किस तरीके से सीक्वेंस फॉलो करती है नेट प्रॉफिट तक जाने के लिए। तो कंपनी कैसे नेट प्रॉफिट तक पहुंचती है पहले हम उसके बारे में आज सीखेंगे। सबसे पहले कंपनी क्या करती है? सेल्स करेगी, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। यानी कंपनी ने जो भी सेल्स करके पैसा आया बिजनेस की वजह से वो पहले लिखेगी। इसमें से कंपनी सीआरएफओ माइनस करेगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो कंपनी पहले आरएफओ देखती है कितना है, उसमें सीआरएफओ माइनस करेगी तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सपोज तो आरएफओ 4 लाख का है, सीआरएफओ 3 लाख का है, तो माइनस करके हमारा 1 लाख क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जब कंपनी अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेती है उसके बाद में कंपनी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करती है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। अब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस चैप्टर में हम 2 कैटेगरीज में सीखेंगे। एक होते हैं कैश एक्सपेंसेस जिनमें कैश जा रहा है, और एक होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस जो कहने के लिए तो एक्सपेंस है मगर कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। जैसे हम रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा, सैलरी पे करेंगे कैश जाएगा, इन्हें हम कहते हैं कैश एक्सपेंसेस। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कहने के लिए एक्सपेंसेस हैं मगर कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने में कोई पैसे का आउटफ्लो नहीं होता। डेप्रिसिएशन का मतलब कि एसेट की वैल्यू कम हो गई तो हम किसी को पे नहीं करके आते इसके लिए, तो इट इज अ काइंड ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, कोई कैश नहीं जा रहा मगर कहने को ये भी एक्सपेंस है। तो जब तुम ये सब माइनस कर दोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो जीपी से एनपी तक जाते हुए जो एक्सपेंसेस माइनस होते हैं इन सबको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट के अंदर 2 आते हैं, कैश एक्सपेंस और एक नॉन कैश एक्सपेंस। जिनमें कैश का आउटफ्लो हो रहा है वो कैश एक्सपेंस, जिनमें कैश का आउटफ्लो नहीं है वो नॉन कैश एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट जब कंपनी कमा लेती है तब कंपनी डिसाइड करती है चलो कुछ रिजर्व्स बना लेते हैं,
टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, कुछ डिविडेंड्स देने होंगे शेयर होल्डर्स को, तो ये नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर यहां पे नेट लॉस होता, कंपनी रिजर्व्स नहीं बनाती, टैक्स नहीं देती, डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती, तो ये सब कब किए जा रहे हैं? जब कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी पहले जब प्रॉफिट कमा लेती है तब डिसाइड करते हैं चलो कुछ रिजर्व्स बनाते हैं, टैक्स देते हैं और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर जो तुम्हारा प्रॉफिट आता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मेट है हमारा आरएफओ से एनपी तक आने का। अब हमें जो चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तुम्हारा बीच में ही आ गया था यहीं पर, तुम्हें आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बीच में आ गया था? तुम्हें चाहिए, ध्यान दो नाम के ऊपर, कैश फ्लो, कितना कैश आया बिजनेस की वजह से। तो जब इन चीजों में कैश ही नहीं गया तो उसको माइनस ही क्यों कर रहे हो? हमें डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन में कोई कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं। तो ये जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है हमें इनको माइनस करना ही नहीं चाहिए था, हमें यहीं तक रुक जाना चाहिए था। तो हमें जो चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो आरएफओ में से सीआरएफओ माइनस करके जीपी आएगा, जीपी में से सिर्फ कैश एक्सपेंस माइनस करो, तुम्हारा यहां तक आ जाता। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो एग्री करो, यहां तक पहुंचने का एक तो रास्ता सीधा हो गया जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और एक और रास्ता उल्टा भी हम कर सकते हैं। तुम्हें क्वेश्चन में अगर ये दिया जाए तुम ये सब चीजें ऐड करके यहां पे तब भी पहुंच सकते हो। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के दो तुम्हारे पास मेथड्स, एक सीधा मेथड विच इज नोन एज डायरेक्ट मेथड, और एक उल्टा जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। प्रैक्टिकल सम्स के अंदर फॉर्मेट जो AS3 तुम्हारा बना हुआ है उसके अंदर इनडायरेक्ट मेथड ही है। तुम्हें हमेशा नेट प्रॉफिट दिया होगा, तुम्हें ये सारी चीजें ऐड करके यहां तक पहुंचना है। तो क्यों ऐड होता है एक के बारे में हम आगे फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है हर एक को ऐड करने का। तुम्हारे पास दो मेथड्स हैं, एक का नाम है डायरेक्ट और एक का नाम है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का प्रैक्टिकली बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, उसका थियोरेटिकली छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे बोलेंगे डेटर्स हमें पैसा दे रहे इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी, तो ये तुम्हारा ऑपरेटिंग है। रेंट पेड इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी, तो ये भी ऑपरेटिंग है। सैलरी पेड किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग है। इनमें समय पैसा जा रहा है बिजनेस की वजह से, तो ये सब किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग का। मगर जब हम बड़े सम्स की बात करेंगे तो तुम्हें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया होगा। तुम्हें क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन में पहले रिजर्व्स, टैक्स और डिविडेंड ऐड करना है। अब हम क्यों ऐड करते हैं रिजर्व्स, क्यों ऐड करते हैं टैक्स, हर एक का आज हम पूरा प्रॉपर्ली फॉर्मेट के साथ डिस्कशन करेंगे। तो तुम्हारा प्रॉफिट पहले यहां तक आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? इन्हें माइनस करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये तुम्हारे नॉन कैश एक्सपेंस थे। अपने नाम पे ध्यान दो, हमें क्या चाहिए? कैश फ्लो, कितना कैश आया। तो भैया इसमें तो कैश गया ही नहीं, तुमने माइनस क्यों किया हुआ है? इसलिए हम इसको एक एक करके ऐड करेंगे। हमें यहां से यहां तक जाते हुए ये सब चीजें एक एक करके ऐड करनी है। हर एक का प्रॉपर रीजन है क्यों ऐड होगा, वही तुम्हारा फॉर्मेट का पार्ट है। तो ये बेसिक पहले खाली इतना समझो कि तुम्हारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी बीच में आ गया था, अब तुम्हें यहां तक पहुंचना है कि हम क्यों ऐड करेंगे, उसकी जो डिस्कशन है वो हम फॉर्मेट के अंदर करेंगे। तो अब अगर हम फॉर्मेट पे आए, सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा, इसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि टैक्स से पहले है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी होते हैं उनके पहले है। तो तुम्हें क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट गिवन होगा, हम इस नेट प्रॉफिट में रिजर्व्स ऐड करेंगे, टैक्स ऐड करेंगे, डिविडेंड ऐड करेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे। तो फॉर्मेट की बात करें हम, तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉफिट कैसे दिया होगा, 2 ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा, लास्ट ईयर का, इस साल का। सब उसको प्रीवियस ईयर हमारा 4 लाख था और इस साल हमारा 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो 4 लाख से अगर 5 लाख हमारा इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब 1 लाख का डिफरेंस जो है वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले इस साल हमने कितना कमाया वो लिख दो। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा कितना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले ये लिखना। अब तुम्हें अगर वो वाला कंसेप्ट याद हो, तुमने लास्ट में 3 चीजें ऐड करी थी, रिजर्व्स, टैक्स और डिविडेंड। अब ध्यान से एक एक के बारे में क्लैरिटी रखना कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं, हर एक का क्या रीजन है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। तुम्हें एडजस्टमेंट में इस तरह से दिया होगा, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर लास्ट ईयर का एंड करंट ईयर का 40 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। पिछले साल का 40,000 है, करंट ईयर का 50,000 है, ये तुम्हें एडजस्टमेंट में गिवन होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड। अब इसका रीजन सुनो, हम क्यों ऐड करते हैं। डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। अब शेयर्स किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का, तो डिविडेंड भी किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग का। अब कंपनी ने क्या किया, नेट प्रॉफिट तक आते आते लास्ट में डिविडेंड माइनस कर दिया, जबकि इसको माइनस करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये इसकी सही जगह नहीं है। इसकी सही जगह कौन सी है, फाइनेंसिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर हम ऐड कर देंगे ताकि इसको हम अपनी सही जगह पे दिखा पाए।
तो प्रपोज डिविडेंड क्या होता है अगर हम उसकी बात पर आए, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो हर साल डिविडेंड प्रपोज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर शेयर होल्डर्स उसको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव करते हैं, फिर दिया जाता है। तो पिछले साल का जो लास्ट ईयर का है 40,000 वो हमने इस साल दिया होगा, इस साल को तो अभी अप्रूव होना बाकी है। तो प्रपोज डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसलिए वो बैलेंस शीट के बाहर दे रखी होगी। तो ध्यान रखना तुम्हें कौन सा वाला डिविडेंड लेना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो इस साल पे किया गया। जो करंट ईयर का है 50,000 ये तो भी प्रपोज हुआ है, इसको जनरल मीटिंग में जब अप्रूव होगा तब जाके हम इसको पे करेंगे। तो ऐसे मान लो पूरे क्वेश्चन में इसका कोई रोल ही नहीं होता जो तुम्हारा करंट ईयर का होगा। तुम्हें कौन सा वाला शो करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का हमारा 40,000 है तो हमें 40,000 इसको ऐड कर देना। अब तुमसे कोई पूछे थियोरेटिकली वाइवा में कोई पूछे कि प्रपोज डिविडेंड क्यों ऐड करते हैं, तो उसका ध्यान से आंसर सुनो। बिकॉज प्रपोज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो यही मैं शुरू में बात करता कि हम एक एक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हम क्यों किसी चीज को ऐड कर रहे हैं। तो प्रपोज डिविडेंड क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, और कौन सा अमाउंट ऐड करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का होगा। तो तुम्हें बस फॉर्मेट में प्रॉपर्ली चीजें पुट करनी है कि क्या क्या चीजें ऐड होंगी। तो पहली चीज आ गई प्रपोज डिविडेंड। इसी तरह से एक और डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड, जो कि तुम्हें एडजस्टमेंट में ऐसे ही गिवन होगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिना कोई मीटिंग के ऐसे ही इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसके लिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती। तो ये तुम्हें सिंगल अमाउंट दिया होगा एडजस्टमेंट के अंदर, इसको डायरेक्टली ऐड कर दोगे। अब दोनों डिविडेंड्स के पीछे रीजन क्या, बिकॉज दोनों जो डिविडेंड्स है वो किसके पार्ट है, फाइनेंसिंग के। तो इसको यहां पर ऐड कर दोगे, बाद में हम कहां पे दिखा देंगे, फाइनेंसिंग में। तो डिविडेंड्स को ऐड करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब फिर से सुनो, प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला आएगा, प्रीवियस ईयर का, और इंटरिम डिविडेंड सिंगल अमाउंट तुम्हें एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे, तुम्हें इस तरीके से टैक्स दिया होगा, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। कंपनी क्या करती है, हर साल टैक्स की तैयारी करती है और पिछले साल वाला टैक्स पे करती है। तो इस साल कंपनी ने 15,000 का टैक्स सिर्फ तैयारी करी है कि हम पे करेंगे, देंगे इसको अगले साल। इस जो करंट ईयर का टैक्स है इसको कहा जाता है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमने सिर्फ तैयारी करी, अभी पे नहीं करा। और जो प्रीवियस ईयर वाला है इसको कहते हैं पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने इस साल पे किया होगा। तो कंपनी हर साल टैक्स की तैयारी करती है, उसको अगले साल पे करती है। तो इस साल इस टैक्स की तैयारी हुई होगी जो करंट ईयर का है, और इसकी पेमेंट हुई होगी। तो अभी तो सिर्फ तैयारी की ना, इसका कोई कैश तो गया नहीं, इसलिए ये वाला अमाउंट यहां पर ऐड हो जाएगा। तो कोई पूछेगा टैक्स हम क्यों ऐड करते हैं करंट ईयर का, क्योंकि इसकी सिर्फ तैयारी की गई, अभी इसकी पेमेंट नहीं की गई। तो इसकी तो पेमेंट की होगी प्रीवियस ईयर वाले की, ये ऑपरेटिंग में सबसे एंड में माइनस होता है क्योंकि इसकी पेमेंट जा रही है। तो याद रखना यहां पर कौन सा वाला आएगा, करंट ईयर वाला, और जो प्रीवियस ईयर वाला जब आज हम ऑपरेटिंग खत्म करेंगे सबसे एंड में माइनस होता है। तो यहां पे हम कौन सा ऐड करते हैं, सिर्फ करंट ईयर का। तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड एडजस्टमेंट्स का, टैक्स करंट ईयर का। तो ये सब तीन चीजें पहले हम ऐड करेंगे। एक और चीज क्या ऐड करेंगे, एक और चीज तुम्हारी ऐड होगी, जैसे रिजर्व्स 10 से 18,000 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है 8,000, वो हम ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स। क्यों ऐड करेंगे रिजर्व्स, रिजर्व्स का पैसा कोई आउटफ्लो थोड़ा हो रहा है, हमने पैसा सिर्फ साइड में रख दिया, फ्लो बैक कर दिया कि हमारा रिजर्व्स इतने रुपए का हमने बना दिया, इसमें कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता, ये भी हमारा कोई कैश जा नहीं रहा, इसलिए इसको भी ऐड कर दो। तो तुम्हें क्वेश्चन में सबसे पहले एनपी से शुरू करके ये चार चीजें ऐड करनी है, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, टैक्स और रिजर्व्स। ये ऐड करके तुम्हारा क्वेश्चन में जो आंसर है वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो अगर वो फॉर्मेट की बात करें जो शुरू में थी, उसके हिसाब से हम एक लेवल अप आ गए। अब हमें और चीजें ऐड करनी है, तो वो हमारा मेन फॉर्मेट से स्टार्ट होगा। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, सबसे पहले तुम ये बनाओगे वर्किंग नोट में, फिर मेन फॉर्मेट के ऊपर आओगे। तो ये जो पोर्शन है तुम्हारा वर्किंग नोट में बनता है, इसमें चार चीजें ऐड की जाती है, ये ध्यान रखना। फिर आएंगे मेन फॉर्मेट के ऊपर। सबसे पहले ए बनेगा, ऊपर देखो क्या लिखा गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। ए बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ऐसे बी बनेगा इन्वेस्टिंग, सी बनेगा फाइनेंसिंग। तो हम बना रहे पहले ऑपरेटिंग। जो हमने नेट प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया वर्किंग नोट से, उस नेट प्रॉफिट को पहले यहां पे पोस्ट कर दोगे। तो जो तुमने वर्किंग नोट से निकाला था वो यहां पे दिखा देना। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो हमने नेट प्रॉफिट में सबसे पहले ये तीन चीजें ऐड करी, तो हमारा यहां तक आ गया। अब हम ये सब ऐड करेंगे तो हम यहां तक पहुंचेंगे, तो वो तुम्हारा मेन फॉर्मेट का पार्ट होगा। तो हमने जो वर्किंग नोट से निकाला था पहले हमने यहां पे लिख दिया। अब इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्यों ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, अरे भैया जब कैश गया ही नहीं तो हमने इसको माइनस क्यों किया, तो इनको माइनस करना ही नहीं चाहिए था। अपने टॉपिक के नाम पर ध्यान देना, कैश फ्लो, कितना पैसा आया गया बिजनेस की वजह से,
तो जब तुम्हारा गुडविल को राइट ऑफ करने में कैश गया ही नहीं, तुमने उसको माइनस क्यों किया? अब कंपनी ने हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो माइनस करके दे रखा है, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन में कोई कैश गया नहीं, तुमने उसको माइनस क्यों किया? इसलिए उसको ऐड करेंगे। तो सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा हम उसको भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चीज क्या ऐड की जाती है? गुडविल रिटर्न ऑफ। 15,000 से गुडविल इस साल 10,000 की हो गई, तो हमने इस साल 5,000 का गुडविल राइट ऑफ कर दिया। अब गुडविल को राइट ऑफ करने में कोई कैश का तो आउटफ्लो हुआ ही नहीं, तो तुमने उसको माइनस क्यों किया? इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो गुडविल को राइट ऑफ करने में कोई कैश नहीं जा रहा, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने में भी कोई कैश नहीं जा रहा। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, कोई कैश का आउटफ्लो थोड़ा हो रहा है, तो तुमने इसको भी क्यों माइनस किया? तो इसको भी हम ऐड करेंगे। तो ये जो चीजें हम ऐड कर रहे हैं, इनके पीछे रीजन क्या है? ये बोथ आर नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो ये दोनों तुम्हारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। और क्या चीज ऐड करेंगे? एक और चीज ऐड होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट पेड, जो हम डिबेंचर होल्डर्स को या लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। अब ध्यान से सुनना, शेयर्स था पार्ट फाइनेंसिंग का, वैसे डिबेंचर्स भी किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए तुमने ध्यान दिया हमने शुरू में दो तरह के डिविडेंड ऐड किए, बिकॉज दे वर अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसे ही तुम अगर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दोगे तो ये भी तो फाइनेंसिंग का पार्ट हुआ, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे ताकि इसको सही जगह पे दिखा पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर्स पूछते हैं जानबूझ के तुमसे कि इंटरेस्ट पेड क्यों ऐड करते हैं, इसमें तो कैश जा रहा है, तो इसको क्यों ऐड किया? गुडविल को ऐड किया, चलो कैश नहीं जा रहा। डेप्रिसिएशन को ऐड किया, कैश नहीं जा रहा, मगर इंटरेस्ट पेड में तो कैश जा रहा है, फिर इसको क्यों ऐड किया? तो इंटरेस्ट पेड को ऐड करने के पीछे रीजन क्या? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको यहां पे माइनस करना ही नीचे था, कंपनी ने हमें माइनस करके दिया हुआ है, तो इसको हम इसलिए ऐड करें ताकि हम इसको प्रॉपर्ली बाद में फाइनेंसिंग में शो कर पाए। तो जब तुम फाइनेंसिंग बनाओगे तो ध्यान रखना, जो डिविडेंड पेड है और इंटरेस्ट पेड है ये फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। तो अगर 1 मार्कर का क्वेश्चन आता है डिविडेंड पेड इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी, तो बोला फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने यहां पे क्यों ऐड किया? क्योंकि कंपनी ने हमें माइनस करके दिया था, हम रिवर्स चल रहे हैं, हम उन चीजों को ऐड कर रहे हैं जिनका हमारे कैश फ्लो पे फर्क नहीं पड़ रहा ऑपरेटिंग पर, हम इसको बाद में फाइनेंसिंग में दिखा देंगे। तो देखो कुछ चीजें हम ऐसे ऐड करें जो नॉन कैश है, कुछ ऐसी भी चीजें ऐड करें जो किसी और एक्टिविटी का पार्ट है। इसी तरह से एक और चीज आती है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट। एसेट बेचने पे कोई नुकसान हो गया तो उसको भी ऐड कर दो, क्योंकि हमारा बिजनेस का पार्ट तो है ही नहीं, हमारे बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। तुमने मशीनरी बेची, लॉस हो गया, तो मशीनरी को बेचने पे लॉस हुआ, ये बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये 4 चीजें तुम्हें ऐड करनी है। जैसे हमने लॉस ऐड किया था, वैसे हम प्रॉफिट्स को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? एग्री करो, अगर कोई एसेट बेचने में प्रॉफिट हुआ होगा तो वो भी एनपी में जुड़ गया होगा, जबकि वो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो उसे भी रिवर्स करो, उसे क्या कर दो? माइनस कर दो। तो लॉसेस अगर ऐड होंगे तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? माइनस। वैसे अगर इंटरेस्ट पेड तुमने ऐड किया था तो इंटरेस्ट मिलेगा भी तो सही। अब क्यों मिलेगा हमें इंटरेस्ट? क्योंकि हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। अब होपफुली तुमने शुरू किया, अगर ध्यान से सुना था, अगर तुम इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो अगर वो मुझे इंटरेस्ट देगा तो वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको यहां पे माइनस कर देना, क्योंकि कंपनी ने एनपी तक आते हुए इसको ऐड कर दिया था, इसलिए हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो जो रीजन इंटरेस्ट पेड का था वही सेम रीजन इंटरेस्ट रिसीव्ड का है, बस उल्टा क्या है? इंटरेस्ट पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जबकि इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हमने वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो हमें डिविडेंड देगा। हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं, हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो हमें इंटरेस्ट देगा। तो ये जो रिसीव्ड है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होना चाहिए, तो उसको हमें यहां पे नहीं शो करना था। कंपनी ने एनपी तक आते आते इसको ऐड किया होगा, इसलिए हम उसको रिवर्स कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ध्यान से सुनिए, 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्कर्स के। इंटरेस्ट पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड जो शुरू में 2 थे, प्रपोज और इंटरिम, वो भी किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ये किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। तो बाद में हम इसको इन्वेस्टिंग में शो करेंगे। तो यहां तक हमें प्लस माइनस करने के बाद में हमारा मेन आंसर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल अगर तुम्हें पता हो तो इट इज अ डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, उन दोनों का डिफरेंस है। तो हमें यहां तक का जो आंसर है उसको लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखो अगर तुम एक्चुअल फॉर्मेट देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब इतनी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं होता, तो पहले हम मेन चीजें बातें करेंगे, क्या मेन फॉर्मेट के अंदर चीजें हैं। धीरे धीरे जब हम आगे एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे तो हम कुछ चीजें इसमें बढ़ाएंगे, मगर बेसिक कंसेप्ट वाला यही रहेगा। इतना तुम्हें समझ लिया, तुम्हें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारा एक और आंसर आ गया।
अब कंपनी एक फॉर्मूला अप्लाई करती है, क्या फॉर्मूला है? करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्लस करो, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो माइनस करो, और करंट एसेट का रिवर्स। करंट एसेट अगर बढ़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, करंट लायबिलिटी कम होगी तो माइनस। करंट एसेट का रिवर्स, बढ़ेगा तो माइनस कर देंगे, कम होगा तो ऐड कर देंगे। क्या रीजन है? सब पे एक एक करके आते हैं। पहले ये फॉर्मूला सुनो खाली, तो तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर तुम्हारा एक और आंसर आएगा जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बात करते हैं कौन से करंट एसेट्स, कौन से करंट लायबिलिटीज की। ये 5 करंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बीआर, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम्स। ये लिस्ट प्रॉपर्ली नोट कर लेना। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमारा फॉर्मूला क्या है जो हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? ये अगर बढ़ेंगे तो प्लस करो, ये अगर कम होंगे तो माइनस करो। इनका क्या फॉर्मूला? ये बढ़ेंगे तो माइनस, कम होगा तो ऐड। क्यों? अब एक एक पे रीजन पे आते हैं। क्रेडिटर्स सपोज करो 40,000 से 30,000 हो गए, तो फॉर्मूला क्या कहता है? 40 से 30 हो गए, कम हो गए, तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्रेडिटर्स कब कम होते हैं? जब हम उनको पे बैक कर देते हैं। तो तुमने, अब तुम्हारा पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए माइनस कर दो। डेटर्स कम हो गए, 40 से 30 हो गए, रूल कहता है अगर डेटर्स कम हो गए तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? डेटर्स कब कम होंगे? जब वो तुम्हें पे करेंगे, तो पैसा आ रहा है इसलिए प्लस कर दो। तो सबके रीजंस है, बट तुम्हें जब फॉर्मेट में यूज करना है तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये 5 चीजों का सेम फॉर्मूला, इन 4 चीजों का सेम फॉर्मूला है। एक और एग्जांपल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तुम्हारे कम हो रहे हैं, तो रूल क्या कहता है? अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम होंगे तो माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो? अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो रहे हैं, इसका तुमने उनको पे बैक कर दिया, आउटस्टैंडिंग को पे कर दिया है, तो हमारा पैसा जा रहा है इसलिए माइनस कर दो। तो हर एक का प्रॉपर रीजन है, मगर बस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। फॉर्मूला फिर से सुनो। करंट एसेट का फॉर्मूला बढ़ेगा तो माइनस, कम होगा तो प्लस। करंट लायबिलिटी का बढ़ेगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस। अच्छा, फिर हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा उससे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी जो हमारा हेडिंग थी वही हमारा आंसर आ गया। तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लिया। अब अगर तुम्हें ध्यान हो, जो हमने शुरू में फॉर्मेट में बात की थी, टैक्स जो प्रीवियस ईयर वाला है वो तो इस साल पे किया होगा हमने, तो सबसे एंड में बस वो माइनस कर देते हैं टैक्स पेड। तो टैक्स मेड जो हमने शुरू में ऐड किया था, यहाँ पे कौन सा आएगा? टैक्स पेड जो प्रीवियस ईयर का होगा। तो देखो फिर से बोल रहे हैं, फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, तुम्हें बस फॉर्मेट ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लस होगी, कहाँ पे माइनस होगी। तो ये प्रीवियस ईयर वाला यहाँ पे माइनस होता है। तो जब भी तुम अटकते हो तुम इस वीडियो को बार बार देख सकते हो कि क्या रीजंस थे उसको अपने क्लियर करने के लिए। बाकी का फॉर्मेट तुम्हारे सामने ही है, बेटर है ये फॉर्मेट को साथ में नोट भी कर लेना। अब हमारा मेन जो आंसर है वो बाहर आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये हमारा आंसर बाहर आ गया। तो हमने अभी ऑपरेटिंग निकालना सीखा है। इसी के बाद में इसी के नीचे बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसी के नीचे बनेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, आज हमने फॉर्मेट देखा, वो हमने ऑपरेटिंग के बारे में डिटेल में समझा। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है ये, तो इसलिए आज हमने सिर्फ ऑपरेटिंग पे स्टॉप करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को बनाया जाता है। वो सेकंड पार्ट होगा तुम्हारा इसी फॉर्मेट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।